Good morning students, myself Jagriti Gosai. Welcome back to the online class of chemistry. तो हमारी जो ये क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी बीएड सेकंड ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है जो, उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर हमारा सेम है। तो उसके अंदर हमारी यूनिट चल रही थी फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के अंदर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हमने कुछ जो नॉर्मल सी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है हमने उसके बारे में जाना। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक चल रहा था इंडक्टिव इफेक्ट, हमारा जो टॉपिक चल रहा था इंडक्टिव इफेक्ट, हम उसके फैक्टर्स पढ़ रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब कि उसके प्रभावी कारक हम पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर 3-4 पॉइंट्स हमारे हो चुके थे। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या डिपेंड करेगी, कैसे बेसिक स्ट्रेंथ कैसे करेगी, स्टेबिलिटी कैसे करेगी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो एक लास्ट उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर प्रभावी कारकों के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट के जो प्रभावी कारक थे उसके अंदर एक लास्ट हमारा टॉपिक बचा था, या लास्ट जो फैक्टर है वो क्या है कि डाइपोल मूवमेंट है, जो डाइपोल मूवमेंट जो होता है किसी भी कंपाउंड का, वो कैसे इफेक्ट करता है, डाइपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए आपने जो ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं उसमें दो तरह के कंपाउंड्स पड़े हुए, एक तो सिस कंपाउंड्स होते हैं और एक ट्रांस कंपाउंड्स होते हैं। तो सिस और ट्रांस के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसे होगा, देखिए तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये तो क्या हो गया ट्रांस, ये हो गया सिस, ठीक है। तो इसके अंदर तो क्या है, एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ से लगेगा, एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ से लगेगा। तो इस कारण तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसका जो ये जो म्यू आ जाएगा, डाइपोल मूवमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, ये चीज आपने पढ़ी हुई है। तो जो डाइपोल मूवमेंट है म्यू, वो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिस के अंदर क्या है, अब ये एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिस कारण इसकी जो है म्यू की कुछ ना कुछ यहाँ पे से 1 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी आएगी डाइपोल मूवमेंट की। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये लास्ट जो कारक रहेगा, प्रभावी कारक फैक्टर रहेगा डाइपोल मूवमेंट, कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है अगर वो ट्रांसफॉर्म में है तो जो उसका डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन अगर वो सिस फॉर्म के अंदर है तो उसकी जो डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू है वो कुछ ना कुछ जरूर आएगी, तो डाइपोल मूवमेंट उसका 0 नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उनका पार्शियल डिस्प्लेसमेंट मतलब आंशिक विस्थापन होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है उसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट मतलब कि पूरी तरह से डिस्प्लेसमेंट या पूरी तरह से विस्थापन होता है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये तो सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला पाई बॉन्ड है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनका विस्थापन कैसे होगा, ये एक पे माइनस एक पे प्लस, तो ये क्या हो गया पूरी तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन। तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पूर्णतः विस्थापन होना किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब जिस तरह से जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो भी दो तरह के थे, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, उसी तरह से जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा वो भी दो तरह का होगा, एक प्लस ई इफेक्ट और एक माइनस ई इफेक्ट, तो ई इफेक्ट भी बोलते हैं।
अवे फ्रॉम द एक्स, ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे आएंगे और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन होगा। किस तरह से होगा, एक्स कार्बन कार्बन, जब इसकी से यहाँ आ गया, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर ये माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द एक्स, मतलब क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्स से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। दूर जाने का मतलब ये कि यहाँ पे एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर वाले कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। मतलब जब पाई इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे, जब पाई इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपको पता ही है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे माइनस चार्ज आता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है वहां पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन हो रहा है, एक्स से दूर जा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्लस ई इफेक्ट बोलेंगे। अब नेक्स्ट है माइनस ई इफेक्ट। अब माइनस ई इफेक्ट क्या होगा, ये इस चीज से कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे क्या होगा, टूवर्ड्स कोई ले लेते हैं वाई, जैसे मान लीजिए, ठीक है। तो अब ये वाई है, वैसे ही कार्बन कार्बन, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा, जो ये डिस्प्लेसमेंट है पाई इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड्स वाई, मतलब कि यहाँ पे वाई के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और जो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखिए कैसे, माइनस आई इफेक्ट नाम से देखेंगे, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वाई। अब क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या जा रहे हैं, इसकी तरफ जा रहे हैं। उसमें क्या हो रहा था, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो उससे दूर जा रहे थे, जिस तरफ क्या आ रहा था उसको हम क्या बोल रहे थे, पॉजिटिव ई इफेक्ट। और माइनस ई इफेक्ट मतलब कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो उसकी तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, माइनस ई इफेक्ट बोला, ठीक है। इससे कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये माइनस आई इफेक्ट या प्लस ई इफेक्ट शो करते हैं, कीटोन ग्रुप शो करता है। उसके अलावा CS CN और नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा सुन लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या था, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरी तरह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहा है, उनका विस्थापन हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोला। ये भी दो तरह के होते हैं, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट में क्या था कि जब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक्स, मान लीजिए एक्स से दूर जा रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला, प्लस ई इफेक्ट या प्लस ई प्रभाव बोला। और माइनस ई इफेक्ट या माइनस ई प्रभाव क्या होगा, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वाई, मतलब कि वाई की तरफ जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, किसी भी एटम की तरफ वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन हो रहा है, उनकी ओर जा रहे हैं वो, तो वो इफेक्ट क्या कहलाएगा, माइनस ई इफेक्ट कहलाएगा। अब ऐसे जो कुछ मतलब कंपाउंड्स या ऐसे कुछ ग्रुप हैं जो क्या दिखाते हैं, ई इफेक्ट को शो करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, ये तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसका एग्जांपल तो हमने लिया ही है। इसके अलावा कीटोनिक ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप, CS ग्रुप और ये N ग्रुप, ये सारे क्या शो करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजोनेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज
अलग अलग तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कुछ अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं, जिस कारण एक तो उनका स्टेबलाइजेशन मतलब उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उनका स्थायित्व बढ़ जाता है, और साथ ही में हम उनकी जो संरचना है बनाने में उसमें क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं ज़्यादा, मतलब उसकी अच्छी तरह से उसकी स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस के अंदर आगे क्या है देखिए, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो क्या है, जो अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो सारी मिलके क्या करती हैं, उसकी जो कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी हमें सारी तरह की प्रॉपर्टीज को पढ़ने में, उनकी जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा उसके अंदर हमें हेल्प करती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या अनुनादी संरचनाएं। तो जो अनुनादी संरचनाएं हैं उसके अंदर जो एनर्जी डिफरेंस आता है, देखिए जो अनुनादी संरचनाएं हैं, जैसे कि हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का। आपने जब अनुनाद पढ़ा होगा तो सबसे पहले जो पढ़ा है, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो किसका है, बेंजीन का ही है। तो बेंजीन की जो नॉर्मल वैसे स्ट्रक्चर होती है ये होती है, ठीक है, लेकिन इसकी क्या है, बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अनुनादी संरचनाएं हैं, जिसके कारण हम इसकी जो सारी तरह की प्रॉपर्टीज हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। उसकी स्ट्रक्चर देखिए पहले, ये तो है इसकी कीकुले स्ट्रक्चर, ठीक है, और अनुनादी संरचना को दिखाने के लिए ये वाला जो एरो है इसका यूज किया जाता है। फिर इसके बाद इसके तीन स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं जिनको क्या बोला जाता है, इनकी देवाल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो जो बेंजीन रिंग है उसकी क्या है, 5 ऐसी अनुनादी संरचनाएं हैं, ठीक है, 5 ऐसी क्या है, अनुनादी संरचनाएं। तो इन संरचनाओं को क्या बोला जाता है, देवाल स्ट्रक्चर। दो तो इसकी बोल जाती है कीकुले स्ट्रक्चर, और ये इसकी क्या है, दीवार स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग की। अब इसमें जो अनुनादी संरचना है उसमें होता क्या है, बेसिकली वही डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, विस्थापन होगा। इसके अंदर जो बॉन्ड बन रहे हैं, तीन ये जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो इनमें क्या है, इसकी सिर्फ क्या है, पोजीशन में तो चेंज आया है, किसके, पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में तो चेंज आया है, जिस कारण जो इसके बॉन्ड है वो यहाँ पे थे, वो इधर से इधर आ गए। और ये वाली जो दीवार स्ट्रक्चर है इसके अंदर सेंटर वाला तो सेम है, और बाकी की जो पोजीशन है, जो कार्बन की पोजीशंस है उन पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या है आगे, ये तो थी बेंजीन की स्ट्रक्चर। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसको इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, सारे कार्बन्स के ऊपर डीलोकलाइज्ड है, सारे कार्बन्स के ऊपर क्या है, विस्थापित है, मतलब कि 6 के 6 कार्बन के ऊपर जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या रहेगा, एक तरह से प्रभाव रहेगा। अब देखिए एक रेजोनेंस एनर्जी होती है, रेजोनेंस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो थ्योरेटिकल, मतलब कि जो हम थ्योरी करते हैं और एक हम एक्सपेरिमेंट किस चीज में करके देखते हैं, तो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के जो बीच में जो डिफरेंस आता है वो उसकी क्या कहलाती है, रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। तो उस रेजोनेंस एनर्जी के कारण हम उसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। तो जितनी ज्यादा किसी जो मॉलिक्यूल है उसकी रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा
स्टेबल होगा। अच्छा, और कौन कौन सी ऐसी मतलब कंपाउंड्स हैं या और कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अनुनादी संरचनाएं दिखाते हैं या फिर उनके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। मतलब हमें ऐसे मतलब अनुनादी संरचनाएं बनाने की जरूरत पड़ती है कि एक किसी एक स्ट्रक्चर से हम उसकी सारी तरह की प्रॉपर्टीज को बता नहीं सकते, इसलिए हमें एक से ज्यादा संरचना की जरूरत पड़ती है। तो कुछ और एग्जांपल्स देखिए रेजोनेंस के। एक तो फर्स्ट एग्जांपल तो ये हो गया बेंजीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसका है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 के अंदर भी क्या होती है, अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। देखिए अभी ये क्या है, ये CO2 मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है किसका, देखिए CO2 मॉलिक्यूल है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, विस्थापित होंगे। एक बार ये इधर आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर तो माइनस चार्ज हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ये इसके अंदर भी इसकी एक और वाली संरचना बनेगी, तो क्या होंगे, जो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट के क्या होगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये इसका एग्जांपल है CO2 का। अब नेक्स्ट है CO3 2 माइनस, कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए, इसकी भी दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो कौन कौन सी हैं देखो, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया, इसके ऊपर ये आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में चले गए, ठीक है। और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इधर, ये वाला जो है इधर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या था, अब इधर इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस चार्ज किसके ऊपर आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, यहाँ पे आएगा ये वाला माइनस चार्ज और एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इधर फिर डबल बॉन्ड बना और फिर इधर डबल बॉन्ड बना, मतलब क्या हो रहा है, बार बार जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। कहाँ पे, पहले यहाँ पे था तो इधर इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, फिर क्या हुआ, इधर से इसका तो बॉन्ड बन गया और इधर से ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके ये आ गया, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ पे आया ये वाला डबल बॉन्ड, पहले इधर से, ठीक है। तो ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब ऐसे इसमें देखिए, ये वाला डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, तो इधर से क्या होगा, इसमें इधर माइनस चार्ज आ गया, इसमें पॉजिटिव मतलब डबल बॉन्ड बन गया इसके ऊपर।
जहाँ जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो है तीनों इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे माइनस चार्ज दोनों पे आएगा। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल है 1,3 ब्यूटाडाइन, जिसको हमने कल भी पढ़ा था। नेक्स्ट एग्जांपल है 1,3-ब्यूटाडाइईन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा। वही पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आएगा, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस। फिर एक और स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 माइनस। ठीक है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन है, इसकी भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। कौन कौन सी, एक बार जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और वैसे ही फिर जब पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अनुवादित संरचनाएं हैं, कुछ उनके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल होता है, वो देख लीजिए। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड है CH2 CH Cl। इसकी क्या होती है, सिर्फ एक ही अनुनादिक संरचना होती है, क्या, CH2 CH प्लस। सिर्फ ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इसके ऊपर चले जाते हैं, इस पे यहाँ पे क्या होता है माइनस चार्ज आ जाता है और इस पे पॉजिटिव रह जाएगा चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव क्यों आएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा ये। अब देखिए ये तो था रेजोनेंस के कुछ हमने एग्जांपल्स देखे या अनुनादी संरचनाएं देखी कुछ। इसके बाद नेक्स्ट है कुछ नेसेसरी कंडीशंस है, मतलब कि रेजोनेंस होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी चाहिए हमें, तो वो लिखेंगे हम नेसेसरी कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। मतलब कि अनुनाद होने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी चाहिए होगी। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे देखिए, जितनी भी जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं उनका जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है, मतलब कि उन सबका जो अरेंजमेंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी अनुनादी संरचनाएं हैं ऑल हैव सेम अरेंजमेंट of atomic nuclei। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी थी जैसे बेंजीन की, तो उसमें हमें पता है कि यहाँ पे थे तो सारे कार्बन ही ना। जो बेंजीन की हमें संरचना देखी थी, चाहे उसमें से डबल बॉन्ड भी आता है, लेकिन सारे जो एटॉमिक न्यूक्लियाई चाहे उसकी स्ट्रक्चर चाहे दूसरी तरह से बना दे, लेकिन जितने भी जो एटम्स हैं एक किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या रहेंगे, सारे का जो अरेंजमेंट रहेगा वो सेम रहेगा। उसके बाद देखिए सेकंड है कि उसके पास अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम। मतलब उसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो क्या होनी चाहिए, सेम होगी। क्योंकि क्या होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, विस्थापन करेंगे सारे जो पूरा एक
ज्यादा करती है। तो अयुग्मित मतलब अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो नेक्स्ट कंडीशन इसकी है कि जो उनकी एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शुड बी सेम। मतलब ये कि जो उनकी जो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या जो अनुनादी संरचनाएं बनानी है, उनकी जो एनर्जी है वो भी क्या होनी चाहिए, सबकी सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ पॉइंट है, वो क्या है कि जितनी भी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए, मतलब कि एक तल में होनी चाहिए वो। फोर्थ पॉइंट है इसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या अनुनादी संरचनाएं क्या होनी चाहिए, एक प्लेन के अंदर होनी चाहिए, शुड बी प्लेनर। जो अनुनादी संरचनाएं हैं वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फिर कंट्रीब्यूशन, मतलब कि जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं या रेजोनेंस होता है वो हमें किस तरह से हेल्प करता है, क्या क्या मतलब हम उससे उसकी हेल्प लेकर वाली संरचनाएं बना के हम क्या क्या प्रॉपर्टीज किसी भी मॉलिक्यूल की है वो बता सकते हैं। तो पहले क्या है कि जितनी भी जो नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स होती हैं रेजोनेंस के अंदर वो क्या होती हैं, ज्यादा स्टेबल होती है, किससे, पोलर से। फिर जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे किसी के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे तो क्या होंगे, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद अगर जो सारी स्ट्रक्चर्स है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अगर उनके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि हमने दो तरह की अनुनादी संरचनाएं पढ़ी, एक नेगेटिव चार्ज वाली एक पॉजिटिव चार्ज वाली। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज वाली होती है वो क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, किससे, पॉजिटिव चार्ज वाली। और पॉजिटिव चार्ज वाली जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कोई एक दो ही बनती है, ज्यादा नहीं बनती, एक दो स्ट्रक्चर्स ही बनती है सिर्फ। लेकिन जो माइनस वाली या जो नेगेटिवली चार्ज जितने भी जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा विस्थापन या ज्यादा डीलोकलाइज्ड होते हैं। इसीलिए जो नेगेटिव वाले मतलब जो नेगेटिव अनुनादी संरचनाएं हैं वो क्या होती हैं, मोर स्टेबल। और जो पॉजिटिव वाली स्पीशीज है, जितनी भी जो पॉजिटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होती हैं, अनस्टेबल, मतलब कि उनका जो स्थायित्व होता है वो कम होता है या फिर लेस स्टेबल होती है। तो ये जो क्या है, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कुछ योगदान है ऐसे, या अनुनादी संरचनाओं के कुछ ऐसे योगदान है जो हमें किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में बताते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो ये रेजोनेंस है, इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, एक और इफेक्ट पढ़ते हैं, मीजोमरिक इफेक्ट, जिसको बोलते हैं मीजोमरिक इफेक्ट या फिर एम इफेक्ट। मीजोमरिक इफेक्ट या फिर एम इफेक्ट। तो देखिए जो मीजोमरिक इफेक्ट या जो एम इफेक्ट है, इसको इसके अनुनादी संरचनाओं के बेस पे बताया जाता है, या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस अनुनाद के बेस पे बताया जाता है। तो मैंने आपको जब लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड बताया था, तो उसके डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड के अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि जो डीलोकलाइजेशन होगा वो कैसे होगा, दो तरह से होगा। एक तो किसके किसके बीच में होगा, पाई पाई के बीच में होगा। मतलब जो डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो तब होगा जब जो दो पाई बॉन्ड्स हैं वो कंजुगेशन में होंगे। ठीक है, लेकिन और एक दूसरी चीज और बताई थी कि जो दूसरी तरह से जो होगा वो कैसे होगा, पाई और पी अगर कंजुगेशन में हो, अगर पाई बॉन्ड और पी ऑर्बिटल जो है वो अगर कंजुगेशन में होंगे तब भी क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। तो जो रेजोनेंस है वो आपको पता है
डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो है अनुनाद जो है वो क्या है, बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसी के बेस पे इफेक्ट आया, कौन सा इफेक्ट, मीसोमरीन इफेक्ट। तो इसको दो तरीके से पढ़ेंगे भाई, एक तो किसके बीच में, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड कॉम्प्लेक्स, और दूसरा पाई बॉन्ड और इसके बीच में p ऑर्बिटल कंजुगेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जब दो तरह से, ये जो दो तरह से इफेक्ट हम देखेंगे, मीसोमरीन इफेक्ट या जो एम इफेक्ट है वो किस तरह से पाई बॉन्ड के बीच में काम करता है और पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल के बीच में काम करता है। तो जो इसका एग्जांपल है पाई बॉन्ड और कंजुगेशन में, इसका एग्जांपल कौन सा लिया था हमने, 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जांपल लिया था कि ये क्या है, जो दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो क्या है, आपस में कंजुगेशन के अंदर है। और इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं किसका, विनाइल क्लोराइड का। मतलब क्या होता है कि इसका जो p ऑर्बिटल है इधर से वो खाली होता है, तो पाई बॉन्ड और p ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड और इधर से p ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच